दोस्तों, एक ब्रिटिश राइटर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। और ये कहानी थी जिसमें कुछ दोस्त समुद्र में भटक जाते हैं और एंड में एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे सबकी आपस में अनबन होने लगती है। हर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहता था, जिसकी वजह से ये लड़के आगे चलकर बहुत वायलेंट हो जाते हैं और एंड में ये सब आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। ये तो सिर्फ एक बुक की कहानी है, लेकिन क्या हो अगर असल जिंदगी में कुछ टीनेजर्स लड़के अपने स्कूल से भागकर एक वीरान आइलैंड पर फंस जाएं, और वो भी 10-15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 15 महीनों के लिए। अब कैसे इतने महीनों तक एक सुनसान आइलैंड पर उन्होंने बिताए होंगे, और उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि वो एक दूसरे के साथ इतने दिनों तक कोऑपरेट कर पाए, और कैसे इन सब ने अपना दिमाग चलाया और आने वाली मुश्किलों से खुद को बचाया। आखिर इतने दिनों तक ये 16-17 साल के बच्चे कैसे सरवाइव कर पाए, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बात है 1965 की। ऑस्ट्रेलिया के करीब एक टोंगा नाम का आइलैंड है, जहां पर सेंट एंड्रयूज नाम का एक स्कूल था। ये एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल था, यानी कि एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे सिर्फ छुट्टियों में ही अपने घर जा सकते हैं। एक दिन इसी स्कूल की एक खाली क्लास में 6 बच्चे बैठे थे और वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें ये स्कूल कितना बुरा लगता है और इस स्कूल के टीचर्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। उस समय इन सबकी उम्र 13 से 16 साल के बीच थी। इनमें से एक बच्चा 13 साल का डेविड था, जिसने मजाक में कह दिया कि यार मेरा तो मन करता है कि मैं एक बोट चुराऊं और यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। उसने बोट से भागने की बात इसलिए कही क्योंकि ये स्कूल जिस टापू पर था वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अब डेविड के इस मजाक के बाद बाकी लड़के भी शामिल हो गए और मजाक मजाक में सब प्लान बनाने लग जाते हैं। इनमें से एक लड़के ने कहा कि हम सब बोट से भागकर न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जहां हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब दोस्तों, आप इस मैप में देख सकते हो कि टोंगा आइलैंड के एक ओर ऑस्ट्रेलिया है, वहीं थोड़ा नीचे की तरफ न्यूजीलैंड देश है। अब धीरे धीरे करके उनको यहाँ से भागना बहुत आसान लगने लगा और इनका ये मजाक कब सीरियस प्लान बन गया इन्हें पता ही नहीं चला। ये सब लड़के इस प्लान को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने उसी दिन की शाम को वहां से भागने का इरादा बना लिया था। मगर दोस्तों, स्कूल के इन बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र में इतना लंबा सफर तय करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने सोचा कि रास्ते में अगर कोई मुश्किल आएगी तो वो सब मिलकर उससे आसानी से निपट लेंगे। खैर, प्लान के मुताबिक ये सारे दोस्त शाम 6 बजे समुद्र के किनारे पे पहुंच गए। अब इनके प्लान का अगला हिस्सा था कि यहाँ से एक नाव को चुराना। इधर उधर नजरें घुमाने के बाद इन्हें बीच पर एक छोटी सी नाव दिखी, जिसे चुराकर ये लोग वहां से निकल गए। ये स्टूडेंट्स खाने के लिए अपने साथ कुछ केले, नारियल, थोड़ा पीने का पानी और एक छोटा सा गैस बर्नर और सिलेंडर भी ले आए थे। अब गैस की बात सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। दरअसल इन बच्चों का प्लान था कि अपनी जर्नी में ये लोग खूब सारी मछलियां पकड़ेंगे और उन्हें नाव पर ही पकाकर खाएंगे। स्कूल के बच्चों से इस तरह की नादानी की उम्मीद करी जा सकती है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, ये बच्चे भागने की एक्साइटमेंट में मैप और कंपास लाना भूल गए थे। अब आपको भी शायद पता ही होगा कि अगर समुद्र में आपको कहीं दूर जाना है तो सबसे पहले आपके पास में कंपास और वहां का एक मैप जरूर होना चाहिए। खैर, आने वाली परेशानियों से बेखबर ये सब गाना गा रहे थे और खुशी से मस्त झूम रहे थे। ये सब आपस में बातें कर रहे थे कि इनके स्कूल के टीचर्स न जाने इनको कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। यही सब बातें करते करते शाम से कब रात हो गई इन्हें पता ही नहीं चला। अब इनको ये एहसास होने लगा था कि इतने विशाल समुद्र में ये लोग कितने अकेले हैं, और अगर इनकी नाव को यहाँ बीच समुद्र में कुछ हो जाए तो इन्हें वाकई में कोई ढूंढ नहीं पाएगा। डर के इस ख्याल को मन में लिए हुए ये सब जहां बैठे थे वहीं लेट जाते हैं और एक एक करके सब सो जाते हैं। अभी इन्हें सोए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि ये शांत समुद्र अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। समुद्र की लहरें अब उफान मारने लगी थीं, जिसके लिए इनकी नाव बहुत ही छोटी थी। तेज हवा और लहरों की उथल पुथल से इनकी नाव को काफी नुकसान पहुंचा था और ये सब डर के मारे अपनी नाव को पकड़कर लेटे रहे और इन खतरनाक लहरों के शांत होने का इंतजार करने लगे। सुबह होने पर इनको पता चला कि इनकी नाव की सेल, यानी कि वो कपड़ा जो हवा की मदद से नाव को आगे धकेलता है, वो पूरी तरह से फट चुका था। अब इस विशाल समुद्र के बीच ये स्कूल के 6 बच्चे सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे पर ही थे। अगले 8 दिन तक इनकी नाव समुद्र में यूं ही भटकती रही और अब तक ये बच्चे भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे। दोस्तों, जर्नी के तीसरे ही दिन इनका सारा खाना खत्म हो चुका था और इनके पास पानी भी बहुत कम बचा था। ये पानी इतना कम था कि सिर्फ इन्हें सुबह और रात को ही पीने के लिए पानी मिलता था।
खाने के लिए इन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन ये एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। अब समुद्र में भटकते हुए भूखे प्यासे इन्हें 8 दिन हो चुके थे। सब लड़के मुंह लटकाए बैठे हुए थे कि तभी इनमें से एक लड़का स्टीफन खुशी से चिल्लाने लगता है। दोस्तों, वो खुश इसलिए था क्योंकि उसने कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू को देखा था। अब बाकी के लड़के भी टापू को देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। इस टापू का नाम था आइलैंड ऑफ अटा। दोस्तों, ये टापू काफी छोटा था और ये चारों तरफ से छोटी छोटी चट्टानों से घिरा हुआ था। इन्हें वहां तक पहुंचने में 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया, लेकिन यहां पहुंचते ही इनकी नाव एक छोटी सी चट्टान से टकराई और टूटकर वहीं बिखर गई। खैर, अभी तो इन लोगों को इस बात की तसल्ली हो रही थी कि चलो ये लोग बीच समुद्र में तो नहीं मरेंगे और यहाँ रहकर अपने लिए मदद आने का इंतजार करेंगे। लेकिन इन लड़कों को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि मदद आने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा और इतने वक्त तक इन्हें न जाने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सब थके हारे वहीं बीच पर सो जाते हैं और अगले दिन उठकर आपस में सब जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। स्टीफन, जो कि उम्र में सबसे बड़ा था, इन सब का हेड बन गया था और उसने सबको गाइड करने का काम अपने जिम्मे ले लिया था। उसने सियोन नाम के लड़के को रात की प्रेयर्स करवाने की जिम्मेदारी दे दी। ऐसे ही स्टीफन सबको छोटे छोटे काम सौंप देता है। इसके बाद सब एक छोटी सी चट्टान के नीचे अपना अपना बिस्तर बना लेते हैं। स्टीफन को यह आइडिया था कि आने वाले दिनों में इनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और सबसे पहली मुश्किल इनके सामने पीने के पानी की होगी। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। इन लोगों ने पीने के पानी के लिए एक पुरानी टेक्निक लगाई जिसे नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ पेड़ लिए और उन्हें अंदर से खोखला करके पानी जमा करना शुरू कर दिया। इसमें पानी या तो बरसात का होता था या वातावरण की नमी का। दोस्तों, नेचुरल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इन्हें सबके लिए पानी जमा करने में 3 से 4 दिन लग जाया करते थे। वहीं खाना खाने के लिए ये लोग पूरी तरीके से सी बर्ड्स और नारियलों पर निर्भर थे। इनमें से रोज 2 लड़कों की टीम टापू की चट्टानों पर चढ़ती और जहां से ये लोग सी बर्ड्स को पकड़कर लाते थे। अब दोस्तों, सी बर्ड्स को खाकर उनका पेट तो जैसे तैसे भर जाता था, लेकिन ये जो पानी जमा करते थे उससे इनकी प्यास नहीं बुझ पाती थी। इसीलिए एक दिन स्टीफन ने रात को मीटिंग में सबको बोला कि अगर हमें यहां जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें इन सी बर्ड्स का खून भी पीना पड़ेगा। शुरू में तो सबने खून पीने से साफ मना कर दिया, लेकिन स्टीफन के समझाने पर सब मरे हुए मन से उसकी बात मान गए। स्टीफन ने एक और रूल बनाया कि कल से वो सब लड़के रोज एक्सरसाइज करेंगे ताकि उन सब की फिटनेस बनी रहे और उनके शरीर में आलस ना आए। इनके सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आग जलाने की। दोस्तों, ये लोग अभी तक कच्चा मांस ही खा रहे थे। हालांकि ये लोग रोज आग जलाने की कोशिश करते और घंटों आपस में लकड़ियों को रगड़ते थे, लेकिन इन्हें आग जलाने में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्हें पता था कि अगर इन्हें यहां जिंदा रहना है तो आग जलाना इनके लिए सबसे जरूरी है। इनमें आपस में काम को लेकर कई बार लड़ाइयां भी हो जाती थीं, लेकिन इन्होंने एक रूल बनाया हुआ था कि किसी भी लड़ाई को बिना सुलझाए ये लोग सोने नहीं जाएंगे। इन्होंने एक और रूल बनाया था कि इनमें से कोई भी लड़का एक दूसरे के सामने नहीं रोएगा और अगर उसे रोना ही है तो वो अकेले में जाकर रोएगा। इस रूल के पीछे का कारण ये था कि एक दूसरे को रोता देखकर बाकी के लड़कों का भी हौसला टूट सकता है और इन्हें इस सुनसान आइलैंड पर सबसे ज्यादा हिम्मत और हौसले की ही जरूरत थी। दोस्तों, इन सबके बनाए गए ये छोटे छोटे रूल्स और इनकी मैच्योरिटी ही आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित होने वाली थी। दोस्तों, इनमें से एक लड़के का नाम कोलो था जिसको म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। एक दिन कोलो ने अपनी टूटी हुई नाव से थोड़े तार निकाले और कुछ लकड़ी और नारियल की मदद से एक गिटार बना लिया। इन लड़कों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गाने भी लिखे थे। रोज रात को ये सब गाने गाते और कोलो अपना गिटार बजाता था। खैर, इस आइलैंड पर ऐसे ही नाचते गाते इन्हें 6 महीने हो चुके थे और ये रोज रात को सिर्फ एक ही प्रेयर करते थे कि एक दिन उन्हें बचाने वहां पर कोई जरूर आएगा। ऐसे ही एक रात को प्रेयर करने के बाद सब सोने चले गए थे। डेविड ने स्टीफन से कहा कि वो तो टहलने जा रहा है। स्टीफन को लगा कि शायद वो अकेले में रोने जाएगा, तो उसने डेविड से कहा कि ठीक है, तुम 1 घंटे में वापस आ जाना। डेविड ने अपने हाथ में कुछ लकड़ियां ली और वहां से चला गया। उसे गए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि स्टीफन को डेविड की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। स्टीफन और बाकी सब लड़के भागकर डेविड के पास पहुंचे। वहां डेविड खुशी से चिल्ला रहा था क्योंकि उसने आज आग जला ली थी। कोलो दौड़कर अपना गिटार ले आया और उस रात कोई नहीं सोया और ये सब खुशी से नाचते गाते रहे। अब सुबह होने वाली थी और सब थक कर आग के पास ही बैठे थे।
थोड़ी देर बाद स्टीफन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस आग को बुझने नहीं देना है, क्योंकि एक तो हम इस पे अपने लिए खाना पकाएंगे और दूसरा शायद रात को हमारी जलती हुई आग समुद्र में किसी नाव वाले को दिख जाए तो वो हमारी मदद कर दे। स्टीफन ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई जिसे वो एक पास की छोटी सी गुफा में ले गया। बाकी सब ने भी लकड़ियां उठाई और गुफा में ले जाकर रख दी। गुफा में उन्होंने ये फैसला किया कि इस आग की 24 घंटे 7 दिन रखवाली करी जाएगी और हर समय एक लड़का इसके पास ही बैठा रहेगा और आग में लकड़ियां डालता रहेगा। अब रोज खाने के लिए चिड़िया पकड़ने के साथ साथ ये सब लकड़ियां भी इकट्ठा करते थे। सब काफी खुश थे क्योंकि अब ये आग पर मांस को पकाकर खा सकते थे। एक दिन स्टीफन चिड़िया पकड़ने के लिए चट्टान पर चढ़ रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो काफी ऊंचाई से गिरा, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। इन लड़कों ने कुछ कपड़े, लकड़ी और तार की मदद से स्टीफन के पैर में प्लास्टर बांध दिया और ये फैसला किया कि स्टीफन जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो बस आराम करेगा और उसके हिस्से का काम ये सब आपस में मिल बांट कर लिया करेंगे। दोस्तों, ये लोग सीबर्ड्स पकड़ने के लिए सिर्फ छोटी छोटी चट्टानों पर ही चढ़ते थे। इसीलिए एक दिन इनमें से फिलिप नाम के लड़के ने स्टीफन से कहा कि हमें यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, शायद हमें वहां खाने के लिए दूसरे जानवर या फल वगैरह मिल जाएं। स्टीफन को भी ये आइडिया पसंद आया। अगले दिन फिलिप और कोलो इस पहाड़ पर चढ़ गए जहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में इन्होंने सोचा तक नहीं था। पहाड़ के ऊपर बिल्कुल फ्लैट था और वहां का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साल पहले तक यहां आदिवासी रहा करते थे। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वहां पर कुछ कच्चे मकान भी थे जो अब रहने लायक नहीं थे। यहाँ इन्हें कुछ जंगली मुर्गियां भी दिखीं जो शायद गिनती में 200 या 250 के आसपास थीं। जब सबको ये पता चला कि इन्हें अब से खाने में मुर्गे मिलेंगे, सब तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये लोग रोज इस पहाड़ पर चढ़ते और मुर्गियां पकड़कर लाते थे। दोस्तों, इन्होंने इसको भी एक गेम बना लिया था, यानी जो ज्यादा मुर्गियां पकड़ता वो उस दिन का विनर हो जाता। कुछ दिनों में ही ये लोग लगभग 200 मुर्गियां नीचे ला चुके थे। मुर्गे खाने की बात पर कोलो ने सबको सलाह दी कि हमें इनको खाने की बजाय इनके अंडों को खाना चाहिए और मीट के लिए हमें अभी भी सीबर्ड पर ही डिपेंड रहना चाहिए। सबको ये आइडिया सही लगा। ये इन मुर्गियों को खाने के लिए नारियल और कीड़े देते और इनका खास ख्याल रखते थे और ये मुर्गी तभी खाते थे जब वहां पर बारिश होती थी और इस तरीके से इन्होंने बारिश में चट्टान से फिसलने के रिस्क को कम कर लिया था। धीरे धीरे इन लड़कों को इस आइलैंड पर पूरा 1 साल हो चुका था और अब इनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। इस 1 साल में उन्होंने कई बार नाव बनाई, लेकिन हर बार इनकी नाव पानी में उतरते ही डूब जाती थी। शायद इस सुनसान आइलैंड को भी इनकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। खैर, एक दिन रात को खाने के बाद स्टीफन ने सबको बुलाया और उन्हें समझाया कि शायद अब हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे, इसलिए अब हमें अपने तरीकों को और बेहतर करना होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कहानी के एंड में ये लोग आसानी से अपने घर जा पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो एंड में ही आएगा। खैर, इन लोगों ने अब अपने लिए मजबूत घर बना लिए थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जियां भी उगा ली थी जिनके बीज ये ऊपर पहाड़ से लेकर आए थे। इन लोगों ने एक अच्छी आदत ये बनाई कि ये लोग बीच पर अलग अलग जगह जलती हुई लकड़ियां रख देते थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई दूर से इस आग को देख लेगा या दिन में इस आग के धुएं पर किसी नाव वाले की नजर चली जाएगी। एक दिन आइलैंड पर घूमते हुए इन्हें एक आदमी का कंकाल मिलता है और ये लोग उसका कंकाल उठाकर ले आए और पूरे रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार करके उसे वहां पे दफना दिया। दोस्तों, उस दिन ये सब लड़के बहुत उदास थे। उस रात ना तो कोई गाना बजाना हुआ और ना ही किसी ने खाना खाया। इस दिन इन्हें ये एहसास हो रहा था कि शायद इन सब का अंत भी इसी आइलैंड पर हो जाएगा और किसी को इनके बारे में पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अब हम कहानी के अंतिम भाग पर आ चुके हैं और अब इसमें एंट्री होती है पीटर वार्नर की। पीटर एक बहुत ही एडवेंचरस लड़का था और वो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसके घर में अथाह धन दौलत थी, लेकिन फिर भी पीटर का सपना एक मछुआरा बनकर अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताने का था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने जीवन की आखिरी सांस समुद्र में ले। पीटर के पास अपनी खुद की एक बोट थी और वो उन दिनों घूमने के लिए निकला हुआ था। पीटर आइलैंड ऑफ अटा के बराबर से गुजर रहा था कि उसे बीच पर धुआं दिखाई दिया। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी बोट वहां रोक ली और आइलैंड की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। वो अभी आइलैंड से काफी दूर था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं। पीटर को अच्छे से पता था कि पिछले 100 सालों से ये आइलैंड बिल्कुल खाली है।
इसके बाद उसने अपने साथी से बोट को आइलैंड पर ले जाने के लिए बोला। वहीं आइलैंड पर स्टीफन और उसके दोस्त ने जब अपनी तरफ एक बोट को आते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इससे पहले कि पीटर की नाव आइलैंड तक पहुंचती, ये सब लड़के जल्दी से पानी में कूदे और तैरकर पीटर की नाव तक पहुंच गए। पीटर ने सबको अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उन सबको खाना ऑफर किया। खाना खाते खाते सब ने पीटर को सारी बात बताई, लेकिन पीटर को इनकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे, क्योंकि ये बात किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती थी कि स्कूल के 6 लड़के भागकर इस आइलैंड पर पिछले 450 दिनों से जिंदा सरवाइव कर रहे हैं। पीटर ने तुरंत अपनी बोट के रेडियो कंट्रोल से टोंगा आइलैंड पर कांटेक्ट किया और इसके बारे में वहां के ऑफिशियल से जानकारी मांगी। ऑफिशियल्स ने पीटर के लिए एक मैसेज छोड़ा कि वो अपने रिकॉर्ड्स चेक करके वापस से उसे कांटेक्ट करेंगे। लगभग 20 मिनट के बाद पीटर के रेडियो कंट्रोल पर यह रिप्लाई आया, You found them. You found them. You found them. This is a miracle. ऑपरेटर ने आगे मैसेज में बताया कि इनके परिवार वालों ने इन्हें मरा समझकर इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पीटर ने रेडियो कंट्रोल पर रिप्लाई दिया कि वो इन बच्चों को लेकर आज ही वापस आ रहा है। स्टीफन ने पीटर से कहा कि वो लोग आखिरी बार इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए पीटर आसानी से मान गया। ये 6 लड़के वापस पानी में कूदे और तैरकर इस आइलैंड पर चले गए। सबसे पहले ये लोग आग के पास गए और वहां इन सब ने एक आखिरी बार अपनी प्रेयर करी। प्रेयर के बाद कोलो ने अपना कोकोनट वाला गिटार उठाया और एक बार फिर से इन सब ने वहां पर डांस किया। डेविड भाग कर गया और पकड़ी गई सारी मुर्गियों को वहां से आजाद कर दिया। स्टीफन को याद आया कि उन्हें कुछ दिन पहले एक कंकाल मिला था जिसे उन्होंने पास में ही दफन किया था। स्टीफन अपने साथ कुछ फूल लेकर उस कब्र पर गया और उसने एक छोटी सी प्रेयर करी और इसके बाद वो फूल उस कब्र पर चढ़ाकर वापस आ गया। पीटर ये सारा नजारा अपने नाव से देख रहा था और उसे अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसने स्टीफन को इशारा करके वापस आने को कहा, जिसके बाद ये सब लड़के वापस पानी में कूदे और तैरकर पीटर की नाव पर चढ़ गए। दोस्तों, इस रोमांचक कहानी का भला इतना साधारण अंत कैसे हो सकता है? ये लड़के जैसे ही वापस टोंगा आइलैंड पर उतरे, उन्हें वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपको शायद याद होगा कि स्कूल से भागने के लिए इन्होंने एक नाव चुराई थी, जिसमें बैठकर ये लोग इस आइलैंड पर पहुंचे थे। दोस्तों, इस नाव के मालिक ने इन सब के ऊपर चोरी की रिपोर्ट लिखवा रखी थी। लोगों ने इस नाव के मालिक को बहुत समझाया कि इन्होंने ये सब नासमझी में किया था, लेकिन नाव के मालिक ने एक ही बात बोली, अगर मुझे मेरी बोट का पैसा मिल जाएगा तो मैं अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले लूंगा। दोस्तों, ये सब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और इनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो इस बोट की कीमत चुकाकर अपने बच्चों को जेल से छुड़वा लें। पीटर को जब इस बारे में पता चला तो उसे एक आइडिया आया। उसने कोर्ट से इन सब की बेल करवाई और इन्हें वापस अटा आइलैंड पर लेकर गया। पीटर अपने साथ एक फिल्म मेकिंग टीम को भी लेकर गया, क्योंकि पीटर का मकसद इन लड़कों के एडवेंचर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर इनके लिए पैसा इकट्ठा करना था। मीडिया टीम ने इन लड़कों से कैमरा के सामने वो सब करने को कहा जो इन्होंने इतने दिन तक यहाँ पर रहकर किया था, जैसे कि चिड़िया को पकड़कर खाना, पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना, गिटार बजाना, गाने गाना, डांस करना वगैरह वगैरह। दोस्तों, पीटर ने इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज करवा दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के लास्ट में पीटर ने सबसे कुछ पैसे डोनेट करने को बोला, ताकि नाव के मालिक के पैसे चुकाकर इन बच्चों को जेल से छुड़वाया जा सके। इस फिल्म को देखकर लोगों को इन बच्चों की बहादुरी बहुत अच्छी लगी और एक हफ्ते में ही लोगों ने बोट का सारा पैसा पीटर को डोनेट कर दिया और पीटर ने तुरंत टोंगा आइलैंड पहुंचकर बोट के मालिक को उसके पैसे दिए और इन बच्चों को जेल से रिहा करवा लिया। इन बच्चों के साथ अब पीटर भी एक नेशनल हीरो बन चुका था। पीटर के इस काम से खुश होकर टोंगा आइलैंड के राजा ने पीटर को अपने इलाके में क्रैब्स पकड़ने की लाइफ टाइम लाइसेंस फ्री में दे दिया। पीटर का तो सपना ही ये था कि वो पूरी जिंदगी एक आम मछुआरे की तरह समुद्र में बिताना चाहता था। दोस्तों, पीटर ने अपने इसी सपने को बहुत ही अच्छे से जिया और 91 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस इसी समुद्र में ली। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि इन बच्चों के आइलैंड से जिंदा वापस आने में पीटर का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनके जिंदा बचने की वजह स्टीफन था, जिसने इतने दिनों तक समझदारी भरे डिसीजंस लिए और सबको एक साथ बांध कर रखा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये लोग अपनी प्रेयर्स की वजह से वहां बच गए। वहीं कुछ लोग ये कहते थे कि इन्होंने जिस कंकाल का अंतिम संस्कार किया था उसकी वजह से ये लोग वहां से जिंदा बच पाए। अगर आप लोग कहानी में अब तक बने हुए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में इनके जिंदा बचने का सबसे बड़ा कारण क्या था।